क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक प्रिपरेशन पढ़ ली थी। अब हमें पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केनी चल रहा है, पर हम लोग बेटा बनवा रहे हैं एल्कोहल की मदद से। किसकी मदद से बेटा? एल्कोहल। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए बुद्धि को यहीं रखना, पेपर में आएगा। ये एल्कोहल वाले चैप्टर में भी है, तब वहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, एक ही बार पढ़ा दे रहा हूँ एंड, बस एनडीसी चैप्टर में दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। वहाँ जब आएगा तो या तो इसमें लिखा भी होगा तो मैं बोल दूंगा मैं पढ़ा चुका हूँ, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। देखो इसमें क्या है बेटा, आप खुद बता दो। ROH तोड़ो जरा, जल्दी जल्दी बताओ। R पे प्लस, OH पे माइनस, HX तोड़ो, H पे प्लस, X पे माइनस, तो R के साथ कौन जुड़ जाएगा? X। अब देखना कहानी क्या है, कहानी थोड़ी सी अलग है, इतना डिटेल में तो आने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी तुम बता सकते हो कौन ज्यादा रिएक्टिव है। HF, HCl, HBr, HI, किसकी बॉन्ड की लंबाई ज्यादा है? HI सबसे ज्यादा, सबसे नीचे डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है। कौन सबसे जल्दी टूट जाएगा? HI। तो मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है बेटा? HI। तो अगर कोई ये पूछे यहाँ पे HF, HCl, HBr, HI में कौन जल्दी रिएक्ट कर रहा है, क्या बोलोगे बेटा? HI। अब देखो अगर आप इस ROH को देख रहे हो, ध्यान से सुनना, यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आप इस ROH को देख रहे हो, अगर ये R 3 डिग्री है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। R अगर 3 डिग्री है तो कितना सबसे ज्यादा क्या होगा बेटा? रिएक्टिव। क्या होगा बेटा? रिएक्टिव। उसके बाद कौन रिएक्टिव होगा? 2 डिग्री। उसके बाद कौन होगा? 1 डिग्री। देखना इधर, इस एल्कोहल में बेटा हम लोग HX और ZnCl2 डालते हैं। यहाँ लिखा नहीं, अच्छा यहाँ लिखा देखो, एनहाइड्रस ZnCl2 डालते हैं। क्या डालते हैं बेटा? एनहाइड्रस ZnCl2। अगर ये 3 डिग्री हुआ, विद इन सेकेंड प्रोडक्ट बनता है, विद इन सेकेंड। अगर आप ये कैटलिस्ट नहीं भी डालोगे ना ZnCl2 तो भी रिएक्शन हो जाएगा, अगर 3 डिग्री अगर ये है तो। पर अगर 2 डिग्री है तो इसे कैटलिस्ट तो चाहिए ही, साथ में इसे थोड़ा टाइम भी चाहिए, 1-2 मिनट का टाइम भी लगता है रिएक्शन कंप्लीट होने में, ठीक है। अगर ये 1 डिग्री है तो आसानी से रिएक्ट ही नहीं करेगा, इसे तुम्हें गर्म करना पड़ेगा। मारोगे जैसे बंदर को मारते हैं ना, ऐसे इसे जलाओगे। गर्म करना मतलब इसका टेम्परेचर क्या करना पड़ता है बेटा? बढ़ाना पड़ता है। और कैटलिस्ट भी चाहिए हमें, कैटलिस्ट भी चाहिए, टेम्परेचर भी बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद में रिएक्शन कंप्लीट होती है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि ये जो एल्कोहल है जिससे हम हेलो एल्केन बना रहे हैं, सबसे जल्दी कौन बन रहता है? 3 डिग्री। उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। देखिए इधर बीकर में, एक में 3 डिग्री अल्कोहल है, एक में 2 डिग्री। मुझे पता करना है किसमें 3 डिग्री है, किसमें 2 डिग्री। दोनों में डाल दूंगा कोई HX और ZnCl2, तो जो विद इन सेकेंड प्रोडक्ट बना देगा मैं क्या समझ जाऊंगा वो क्या है बेटा? 3 डिग्री। जो 1-आधा मिनट लेगा वो क्या होगा बेटा? 2 डिग्री। और भाई जो 5 मिनट लग रहा है ऊपर से मुझे गर्म भी करना पड़ रहा है, वो क्या होगा? 1 डिग्री। तो ये टेस्ट है एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने का, टेस्ट है हाउ टू डिस्टिंग्विश एल्कोहल। इफ यू हैव 3 एल्कोहल, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यू कैन डिस्टिंग्विश ऑल द एल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ कैटलिस्ट एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। कितना टाइम लग रहा है प्रोडक्ट बनने में, इस बेसिस पे, और कैटलिस्ट की जरूरत है कि नहीं है, इस बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं कि एल्कोहल कितने डिग्री है। कुछ नहीं आया तो एक शब्द बताओ कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? 3 डिग्री। फिर कौन है? 2 डिग्री। 1 डिग्री को तो जूते चप्पल मार के टेम्परेचर बढ़ा के रिएक्शन करवानी पड़े, तुम लोग की तरह है ना। वो कौन है बेटा? 1 डिग्री। इस टेस्ट को हम लोग कहते हैं ल्यूकास टेस्ट। क्या कहते हैं बेटा? ल्यूकास टेस्ट। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं दे रखा NCERT में, फिर भी तुम्हें पूरा बता दिया मैंने, ठीक है। अरे ठीक है, कभी आ जाएगी एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा, बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये वाला तो नहीं आएगा, जो आगे पढ़ाएंगे वो आएंगे। एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए एक टेस्ट आपको पर पता चल गया, कौन सा? ल्यूकास टेस्ट। कौन फटाफट रिएक्ट कर जाता है? 3 डिग्री। उसके बाद बेटा 2 डिग्री, उसके बाद बेटा 1 डिग्री। तो याद रखना बस, ठीक है। देखो लिखा है ना, अब समझ गए ना 1, 2, 3 डिग्री को डिस्टिंग्विश। कैटलिस्ट कौन यूज हुआ बेटा? HCl और एनहाइड्रस ZnCl। कैटलिस्ट तो केवल एनहाइड्रस ZnCl2 है, ल्यूकास रिएजेंट दोनों के दोनों है, HCl और एनहाइड्रस ZnCl2। अब मैं करवा नहीं रहा, आप लोगों को सब पता है। ये 3 डिग्री है, इसने प्रोडक्ट बना दिया, टर्बिडिटी बना दिया। टर्बिडिटी समझते हो ना बेटा? वो नीचे नहीं सफेद सफेद सा बैठ जाता है, अरे किसी भी रिएक्शन में नहीं देखा आपने, उसे क्या कहते हैं बेटा? टर्बिडिटी। क्या कहते हैं बेटा? तो इसमें टर्बिडिटी विद इन सेकेंड, किसमें? अरे बोलो यार, 3 डिग्री। तुरंत टर्बिडिटी आ गई, मैं समझ जाऊंगा विद इन सेकेंड 3 डिग्री। अगर मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, 1-आधा मिनट लग गया, मतलब वो कौन सा है बेटा? 2 डिग्री। और मान लो कि भाई गर्म और करना पड़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ रहा है, तो ये क्या है बेटा? 1 डिग्री। इसीलिए PPT लेके आओ। जो लाइन सर ने मुझे 7 साल पहले, 6 साल पहले पढ़ाई थी ना, आज भी उनकी PPT में वही लाइनें लिखे हुए, मतलब बिल्कुल तुम चाहो तो कॉपी बैग में रखिए, आप देख भी सकते हो, बिल्कुल एग्जैक्ट शब्द भी नहीं चेंज है। जो मैं बोल रहा हूँ ना, बंदर ने
ने मारा, यही उनके भी स्टेटमेंट हुआ करते थे, मुझे यहाँ तक याद है। देख पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो ऐसे आएगा, प्रोपेन टू ऑल, और लिखा होगा प्रोपेनॉल, ठीक। हाउ टू डिस्टिंग्विश, कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे, समझ गए। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे तुमसे कि 3 डिग्री 2 डिग्री, ऐसे आएगा प्रोपेन टू ऑल और प्रोपेनॉल, हाउ टू डिस्टिंग्विश। अब पहले पहचानो, प्रोपेन टू ऑल मतलब इसमें भी अल्कोहल उसमें भी अल्कोहल, बात अल्कोहल की हो रही है, पर ये कितने डिग्री है 2 डिग्री, और ये कितने डिग्री है 1 डिग्री। बेटा देख इधर, अल्कोहल की डिग्री कैसे देखते हैं, ये अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है, ये वाला कार्बन, ये अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन कितने डिग्री है दुर्गेश, सिर्फ दुर्गेश 1 डिग्री, क्योंकि एक कार्बन से जुड़ा है, तो अल्कोहल भी कितने डिग्री होगा 1 डिग्री। ये अल्कोहल OH जिस कार्बन से जुड़ा है कितने डिग्री है 2 डिग्री, तो अल्कोहल भी कितने डिग्री होगा 2 डिग्री। अब आपको पता है 2 डिग्री फटाफट टर्बिडिटी विद इन अ मिनट दे देता है, पर 1 डिग्री नहीं देता। दोनों में क्या डाल दोगे, HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, और रिएक्शन करके आप दिखा दोगे, ठीक है बेटा। चलो ये इतना आप डिटेल में और ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, इसे आप क्रॉस भी लगा लेना, चाहो तो देख भी सकते हो। ओनली फॉर 1 डिग्री अल्कोहल, इन केस ऑफ 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल पुअर यील्ड, मतलब HBr जो है बेटा 2 डिग्री 3 डिग्री में नहीं बनाता। आपको जनरली क्वेश्चन में HCl ही मिलेगा ल्यूकास टेस्ट के लिए, ठीक है, बट ये बहुत एक्सेप्शन है कि HI जो है केवल 1 डिग्री अल्कोहल के साथ बनाता है। पूरा पेज काट सकते हो आप चाहो तो, बट अगर आप चाहते हो 100 में 100 नंबर लाना कि अगर मुश्किल सवाल बने तो गलत ना हो, तो आप पढ़ सकते हो कि अगर HI का केस होगा बेटा तो ये ओनली फॉर 1 डिग्री, मतलब केवल 1 डिग्री के साथ रिएक्ट करके अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा, 2 डिग्री 3 डिग्री के साथ नहीं बनाएगा। इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बस इतना है, ल्यूकास टेस्ट अल्कोहल का डिस्टिंग्विश, 3 डिग्री विद इन सेकेंड टर्बिडिटी, 2 डिग्री टेक्स 1 मिनट, 1 डिग्री रिक्वायर हाई टेम्परेचर टू प्रोड्यूस टर्बिडिटी और टू कंप्लीट द रिएक्शन। ये हो गया बेटा, ठीक है। चलो अब देखो बेटा, एक शब्द याद रखना, अभी तक जितनी रिएक्शन पढ़ रहे हैं सारी किसकी प्रिपरेशन है, हेलो एल्केन। किसी भी दिन डायरेक्ट अभी OH में HCl डाला, R प्लस आया, OH माइनस आया, R पे Cl लगा दिया, डायरेक्ट यहाँ पे नहीं होगा कि बेंजीन पे OH लगा हुआ है, अरे बेंजीन पे OH लगा हुआ है तो यहाँ पे इस कार्बन पे OH है तो OH भगा दिया, कार्बन पे प्लस Cl, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड है। अरे कैसा बॉन्ड है भाई, पार्शियल डबल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस में इसके इलेक्ट्रॉन गए होते हैं। किस में गए होते हैं बेटा, रेजोनेंस। हम केवल किसकी बात कर रहे हैं, एलिफेटिक, केवल किसकी बात करें भाई, ये तो एरोमेटिक है ना। अभी तक जितनी रिएक्शन पढ़ी किसकी पढ़ी है बेटा, एलिफेटिक। पेपर में आता है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो ये नहीं कि पता चला बेंजीन OH दिख गया, HCl दिख गया तो तोड़ के यहाँ Cl लगा दिया, समझ गए ना। इसके इलेक्ट्रॉन किस में चले जाते हैं बेटा, रेजोनेंस। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड। तो पार्शियल डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान बेटा नहीं है, तो ये चीज़ याद रखना। सारी हम लोग नॉर्मल एलिफेटिक वाले की पढ़ाई पढ़ रहे थे, ठीक है। यही मैं बोल रहा था बेटा, ये आता है पेपर में, जितना डिटेल में लिखा इतना नहीं, आपको बस 2 शब्द याद रखना। रिएक्शन ऑलरेडी आती है, देख बेटा ROH तोड़ दे रहा है इसको, बोलना यार, R पे प्लस OH पे माइनस, यहाँ से क्या माइनस वाला आ जाएगा Cl, तो R के साथ क्या जुड़ जाएगा Cl, बन गया RCl, और साथ में बेटा क्या बनेगा SO2, क्या बनेगा बेटा SO2, और साथ में क्या बनेगा HCl, क्या बनेगा HCl। देखना हेलो एल्केन में हम लोग इस रिएक्शन को कहते हैं बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। क्या कहते हैं बेटा, बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। क्यों बेस्ट मेथड कहते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। इसमें जो है बेटा ये जो RCl बन रहा है, क्या बन रहा है बेटा RCl, जो साथ में SO2 और HCl बनता है, ये दोनों के दोनों उड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा, उड़ जाते हैं। तो हमें केवल बनवाना क्या था, हेलो एल्केन, और इसमें देख प्रोडक्ट 3 बने पर 2 उड़ गए। अब बीकर में हमारे पास केवल क्या बचा होगा बेटा, ये वाला हेलो एल्केन। और जितनी भी रिएक्शंस होंगी बेटा, आप लोग प्रोडक्ट बनवाओगे, वहां पे देख, इसमें देख हेलो एल्केन तो बना, साथ में पानी भी बना है। अब तुम्हें कुछ करके इस पानी को अलग करना पड़ेगा, गर्म करो चाहे कुछ भी करो। इस वाली रिएक्शन में बेटा जब ये रिएक्शन होगी तो इसमें केवल आपको क्या मिलेगा बेटा, RCl, मतलब हेलो एल्केन। NCERT की लाइन है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। इस रिएक्शन को हम लोग बेटा और क्या कहते हैं बेटा, डार्जन मेथड। टार्जन नहीं, डार्जन नहीं लिखा NCERT में, नहीं लिखा NCERT ने, नाम हम कुछ नहीं लिखा, बस ये रिएक्शन लिखी है। इसका नाम होता है बेटा थायोनिल क्लोराइड। यहाँ नहीं लिखा क्या, नहीं लिखा ना, थायोनिल क्लोराइड लिखा है।
कहाँ लिखा है? अच्छा ये रहा, थायोनिल क्लोराइड SOCl2 को क्या कहते हैं बेटा? थायोनिल। ये NCERT में लिखा है कि अल्कोहल रिएक्ट विथ थायोनिल क्लोराइड टू प्रोड्यूस हेलो एल्केन एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन। बस इतना ही आपको याद रखना, बहुत डिटेल में जाने की अभी SN1 SN2 में कैसे बता दूँ जब तुम्हें पढ़ाया ही नहीं है। ठीक, अभी पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में SN1 SN2, फिर आपको बता देंगे क्या है। ललित खो गया, खो मत बेटा, ठीक है। चलो बस इतना ध्यान रखना बेटा, देखो इस पेज को रहने देना, मत पढ़ना, ठीक है। चाहो तो लिख भी सकते हो ना अभी कॉपी में, एक पेज एक छोटा सा कुछ लिख के काट दो कि नहीं लिखना। बस इसमें कहानी बस इतनी सी होती है कि जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे SOCl2, अगर इसमें आप लोग पायरिडीन डाल दोगे तो इन्वर्जन करवा देता है। इन्वर्जन का मतलब होता है बेटा ये जो ClOH की जगह आगे लगना था, अब Cl इस साइड से अटैक करेगा, समझ गया, मतलब उल्टा हो जाता है। बट ये सब पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको, पढ़ा देंगे आपको, ये सब ऐसा नहीं है नहीं पढ़ाएंगे। अभी SN1 SN2 एक टॉपिक है, जब वो कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको बताएंगे, ठीक है बेटा। हाँ ये है NCERT में, NCERT में सारा एक चार्ट बना हुआ है, ठीक है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना भाई। देखो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं अभी भी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। इधर देखो फटाफट बताते जाओ, देखो ये रटना है, 1 सेकंड में हो जाएगा। ROH तोड़ो, ROH को R पे, यहाँ से क्या माइनस आएगा? X, R के साथ कौन जुड़ जाएगा बेटा? एक तो X, और एक प्रोडक्ट बनेगा H3PO3। क्या बनेगा बेटा? H3PO3। इसे आपको रटना है। यहाँ पे बताओ PX5 है, PX5 है, तो एक तो क्या बनेगा बेटा बताओ? R के साथ क्या लग जाएगा? X, और एक बनेगा बेटा POX3, और साथ में क्या बनेगा? HX। कभी कभी आ जाता है A प्लस B, A प्लस PX5 रिएक्ट टू फॉर्म CDE, मतलब आ जाएगा कंप्लीट ACDE। तो ये रिएक्शन रटी होगी तभी कर पाओगे। NCERT की रिएक्शन है, इसमें एक स्टेप तो तुम्हें रट गया कि R के साथ क्या लगेगा बेटा? X, और ये 2 प्रोडक्ट याद कर लेना, ऐसे याद रखना। PX3 बड़ा है कि PX5 बड़ा है? PX5 बड़ा है ना, तो इसमें प्रोडक्ट भी ज़्यादा बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। PX3 में केवल कितने प्रोडक्ट बन रहे थे? 2। देखो केवल एक H3O3 बन रहा है, और इसमें एक POX3 बन रहा है, और एक क्या बन रहा है बेटा? HX। कर लोगे मेरे हिसाब से? अरे कर लोगे नहीं कर लोगे? बोलो, अरे हो जाएगा भाई। चलो देखो अगली रिएक्शन, देखो काम की रिएक्शन है, NCERT में लिखा हुआ है, ये भी ध्यान से सुनना। अगला है बेटा, अब हम क्या कर रहे हैं, इस CH3OH को मैं PCl3 के साथ रिएक्ट कराऊंगा, तो तुम्हें पता ही है, अरे नॉर्मल है ना भाई, PCl3 के साथ कराऊंगा तो यहाँ से क्या लग जाएगा? Cl, और एक क्या बन जाएगा? H3PO3। इसमें कोई डाउट नहीं। एक छोटी सी और रिएक्शन है बेटा, ध्यान से समझना। कभी भी अगर आपको PBr3 या PI3 मिलेगा, इस वाले केस में PBr3 PI3 मिलेगा, तो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ये स्टेबल नहीं होता, ये स्टेबल नहीं होता। तो इसको हमें रिएक्ट कराने के लिए कुछ कलाकारियाँ करवानी पड़ती है। तुम ना ऐसे याद रख लो, देखो एक होता है फ्लोरीन और एक होता है आयोडीन। मैंने तुम्हें पहले भी बताया फ्लोरीन फटेगा और आयोडीन रिएक्ट ही नहीं करेगा। मैंने तुम्हें पहले बोलता फ्लोरीन फटेगा और आयोडीन रिएक्ट ही नहीं करेगा, बस रटने के लिए बता रहा हूँ। F से फटेगा, F से फ्लोरीन, ठीक, और आयोडीन रिएक्ट नहीं करेगा। देखना अभी एक रिएक्शन आएगी, आयोडीन से रिएक्ट कराने के लिए हम कितना धक्का देंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे, H2SO4 HNO3 HiO3, उसमें भी 1-2 बातें आपको बताने की है। देखो ये आपके NCERT में लिखा है कि ये अल्कोहल है, यहाँ पे हमने डाला रेड फॉस्फोरस और Br2 मतलब X2। क्या डाला बेटा? X2। इसमें आपको क्या याद रखना है, अब आप खुद बता सकते हो, X2 है मतलब ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन किसकी जगह आके लग जाएगा बेटा? OH। तो हमारा प्रोडक्ट तो बन गया, अरे प्रोडक्ट तो बन गया, पर इसमें ध्यान क्या रखना है, इस रिएक्शन में केवल और केवल क्या आता है बेटा? Br2। क्या आता है बेटा? Br2। एक बार NCERT लाओ, तो चला है NCERT, अरे लाओ, चलो नहीं भी लाए तो देख लो ध्यान से। इसमें कहानी क्या है बेटा? रेड फॉस्फोरस और साथ में क्या होगा बेटा? Br2। क्या होगा बेटा? Br2। Cl2I2 नहीं मिलेगा, केवल क्या मिलेगा बेटा? Br2। कभी भी ऐसे याद रखना, रेड फॉस्फोरस है उसके साथ में Br2 लगा है, तो वही वाली रिएक्शन है जो हमने साथ में पढ़ी है। मुझे 3 शब्द बता दो, अगर ये आ गया मैं समझ जाऊंगा। ROH प्लस PX3 क्या बनेगा? ROH प्लस PX3 क्या बनेगा? RX। ROH प्लस PX5 क्या बनेगा? अरे बोलो, RX। ROH प्लस रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 क्या बनेगा? RBr। क्या बनेगा? RBr। क्लियर है ना भाई? इतना ही आना चाहिए आपको, ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं है। चलो
देखना बेटा, एक दो चीज़ें पीपीटी में नहीं लिखी थी वो मैंने सब लिख दिया। देखो पहली चीज़ क्या है बेटा, जब भी आपको ROH और PX5 मिलेगा आपको हमेशा PCl5 मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? PCl5। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक चीज़ मैं तुम्हें रटवा रहा हूँ, उसे रट लो ना, फ्लोरीन और आयोडीन जनरली आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, इसके लिए अलग से रिएक्शन आएगी। दो साइंटिस्ट आएंगे जो फ्लोरीन और आयोडीन को लगवाएंगे। इतना इंपॉर्टेंट है कि उनके ऊपर नेम रिएक्शन बन गई और वही क्वेश्चन आएगा पेपर में। देखना फ्लोरीन और आयोडीन को लगाने के लिए मैं नाम से ही रटवा दूंगा। देखो कहानी क्या है इसमें, देखो बेटा क्या है, जो PCl5 है यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, अरे Cl आके लगा दिया। ये जो ROH और PX3 है यहाँ पे X क्लोरीन भी हो सकता है और क्या हो सकता है बेटा? ब्रोमीन। तुम्हें पता चल गया ना, फ्लोरीन और आयोडीन तो कभी भी हमें मिलेंगे ही नहीं। एक चीज बस यहाँ पे मिसिंग थी बेटा जो सर ने नहीं लिखी है। देखो इधर मैंने बोला रेड फॉस्फोरस X2 की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा, तो ये X2 केवल ब्रोमीन ही नहीं हो सकता, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। इस केस में वो चीज अलग हो गई जो मैंने तुम्हें बोला था ना कि जनरली आपको फ्लोरीन और आयोडीन किसी के साथ लगता हुआ नहीं मिलेगा, बट इस वाली रिएक्शन में रेड फॉस्फोरस, ऐसे याद करना, थप्पड़ बजाए गए हैं, लाल कर दिया, लाल फॉस्फोरस, तब इस वाली रिएक्शन में आयोडीन भी लग रहा है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन दिस रिएक्शन X जो है वो क्या क्या हो सकता है, और 4 ऑप्शन बना देगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इसमें 2 ऑप्शन सही हो गए, कौन कौन से? ब्रोमीन और आयोडीन। बहुत मुश्किल स्टैंडर्ड सवाल, अगर आ जाए स्टैंडर्ड सवाल जो 90% 95% बच्चों से अगर क्वेश्चन गलत कराना है तो ये सवाल बनाया जा सकता है, NCERT में लिखा है। क्लियर हो गया? अरे ये चीज क्लियर हो गया। ये रेड फॉस्फोरस वाले में X2 क्या क्या हो सकता है बेटा बताओ? ब्रोमीन और आयोडीन। एक रिएक्शन मिस कर दी है सर ने, वैसे आपको आता है, बताओ। ROH तोड़ना इसको जरा, बोलो ROH को तोड़ो, R पे प्लस OH पे माइनस, NaBr को तोड़ो, Na पे प्लस Br पे माइनस, R के साथ कौन जुड़ जाएगा बेटा? Br, एक तो जुड़ गया, और साथ में क्या होगा, यहाँ से एक बनेगा NaHSO4 और साथ में पानी बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा? पानी। तो ये दोनों याद हो जाता है, 2-3 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। और ये मेन प्रोडक्ट है, ये तो नहीं बोल सकते आप, ठीक है? ये तो समझ ही आ गया है तुम्हें, ये तो ऑर्गेनिक है, ये तो ऑर्गेनिक है। आ गया? क्लियर है? चले आगे। चलो बेटा, जो आज तक की पहली सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो मैंने आपको पढ़ाई थी वो था बेटा मार्कोनिकॉफ रूल। क्या था बेटा? मार्कोनिकॉफ। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ाई है एंटी मार्कोनिकॉफ। क्या पढ़ाई है बेटा? एंटी मार्कोनिकॉफ। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ाई है SOCl2। क्या पढ़ा है बेटा? SOCl2। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ाने जा रहा हूं, और इन चारों में से भी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ाने जा रहा हूं। देखना मेरे बातों को 2 मिनट अगर ध्यान से सुन लोगे तो आज से 6 महीने बाद भी पेपर में अगर बाई चांस बिना रिवाइज किए भी गए ना तो भी याद रख पाओगे, कुछ तो याद रहेगा। देखो 2 साइंटिस्ट आए, एक फ्लोरीन लगाने की कोशिश करेगा और एक आयोडीन लगाने की कोशिश करेगा। एक फ्लोरीन लगाने की कोशिश करेगा और एक क्या लगाने की कोशिश करेगा बेटा? आयोडीन। एक का नाम है स्वार्ट्ज और एक का नाम है फिंकलस्टीन। क्या नाम है बेटा? एक का नाम है फिंकलस्टीन और एक का नाम है स्वार्ट्ज। नाम पे नहीं जाना, एफ से फिंकलस्टीन है तो इसमें फ्लोरीन नहीं लगेगा। अरे इसमें फ्लोरीन नहीं लगेगा, इसमें कौन लगेगा? आयोडीन। कौन लगेगा? आयोडीन। और स्वार्ट्ज में क्या लगेगा? फ्लोरीन। इसको हम लोग हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक हेलो एल्केन है, हमें इसको हटा करके दूसरा हेलोजन ग्रुप लगाना है, नाम है फिंकलस्टीन। इसमें मैं क्या लगा रहूँगा? आयोडीन। क्या लगा रहा हूँ बेटा? आयोडीन। देखना ध्यान से, पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा पहले समझ लो। देखो जैसे कोई RX है, RX मतलब यहाँ क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा, और तुम चाहते हो इस क्लोरीन ब्रोमीन की जगह आयोडीन लगा दूँ। क्या लगा दूँ बेटा? आयोडीन। तो आपको ये रिएक्शन करवानी पड़ेगी पेपर में। उसमें क्या है? कुछ भी नहीं है। आपको जब भी आयोडीन लगाना है आपको लगा देना है NaI इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। ये जो SN1 SN2 लिखा है बाद में डिस्कस करेंगे, पहले पढ़ा तो दूँ SN1 SN2 होता है क्या। बस आप याद रखो NaI इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। तोड़ना बेटा इसको, बोलो। R पे प्लस, X पे, यहाँ पे Na पे, I पे, इस R प्लस के साथ कौन जुड़ जाएगा? I, और इस X के साथ Na। तो एक प्रोडक्ट NaX और एक क्या हो गया? RI। देखा? बस एक शब्द याद रखना था, फिंकलस्टीन
आयोडीन, सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड हो गया ना, बिना रटे कुछ नहीं रटवाऊंगा। हर जगह एक ट्रिक है, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ ये प्लस माइनस नहीं लगेगा, उसके लिए भी एक ट्रिक है, बहुत सारी चीज़ें तुम देखते जाओ बस, ठीक है। अब देखो बेटा पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, सवाल क्या आएगा, देखियो ध्यान से। पेपर में मान ले क्वेश्चन, अच्छा ये बताओ कोई आर है या एल्कोहल है, एल्कोहल है कोई, डायरेक्ट आयोडीन लगा सकते हो क्या, लगा सकते हो क्या, कोई बच्चा बताओ लगा सकते हो। अरे भौंट अभी तो लगा के आए थे, एल्कोहल में आयोडीन लग तो गया था, मैंने बताया तो था। अरे नहीं बताया था, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में चाहे Br हो चाहे आयोडीन हो, यहाँ पे क्या लग जाता है, आयोडीन। अरे लग तो रहा है भाई, नहीं लग रहा क्या, लग रहा है, ठीक है। तो ये भी एक रिएक्शन है, एक वो भी रिएक्शन है, नहीं समझ आया। अरे भाई मैंने क्या बोला था, इस रिएक्शन में एल्कोहल में अगर आप लोग Br2 डाल दो या I2 डाल दो तो इस OH की जगह, समझ तो गए थे, यहाँ प्लस आता है, यहाँ क्या आता है बेटा, माइनस। यहाँ से चाहे Br आए चाहे I आए, आगे लग जाएगा। अरे लग जाएगा यार, तो फिर मैं बोल रहा हूँ, पर ये अलग है, पेपर में सीधा क्वेश्चन आएगा, हेलोजन एक्सचेंज मेथड, ये आएगा सीधा क्वेश्चन। अगर ये आएगा पेपर में 100%, देखना पेपर अभी स्कूल वाले लेंगे, लिखा होगा फिंकलस्टीन रिएक्शन, राइट स्वार्ट्स रिएक्शन, राइट रीमन टीमन रिएक्शन, राइट कॉल्बे रिएक्शन, राइट सैंडबर्ग रिएक्शन, हाउ विच आर द टेस्ट विच आर यूज्ड टू, मतलब उल्टे सीधे क्वेश्चन आएंगे। चलो समझ आ गया। फिंकलस्टीन क्या डाल रहे हैं, फिंकलस्टीन में सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, ठीक है बेटा। चलो अब देखो पेपर में एक सवाल तुम पूछ सकते हो, तुम्हें दिमाग में डाउट आना चाहिए कि ड्राई एसीटोन क्यों डाला जा रहा है। तो बेटा जो साथ में सोडियम ये बना ना X, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, क्या कर लेगा बेटा, एब्जॉर्ब। अगर ये एब्जॉर्ब ना हो, देखना ध्यान से, अगर ये एब्जॉर्ब ना हो या इसे इनएक्टिव नहीं करोगे तो फिर टूट जाएगा Na+X माइनस में, और ये टूट जाएगा R+ और I माइनस, तो दोबारा से वही तो प्रोडक्ट बन जाएगा। अरे जो पहले था वही प्रोडक्ट दोबारा बन जाएगा ना ये, अगर ये टूट गया। तो हम चाहते हैं रिएक्शन रिवर्सिबल ना हो, तो रिएक्शन को रिवर्सिबल होने से कौन बचा रहा है बेटा, ड्राई एसीटोन। कौन सी रिएक्शन थी, अरे बोलो यार, पेपर में पूछूंगा मैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो कल आते 4 सवाल दूंगा, आते 4 सवाल 2 मिनट के अंदर तुम करोगे। देखो अगला है स्वार्ट्स रिएक्शन, क्या है बेटा, स्वार्ट्स, नाम से ही क्लियर है। स्वार्ट्स में हमें क्या लगवाना है बेटा, फ्लोराइड, क्या लगवाना है बेटा, फ्लोराइड। मेटल के फ्लोराइड लगते हैं, जैसे AgF हो गया, COF3 हो गया। अब मुझे होता है इसे तोड़ जरा, अरे तोड़ दे यार, R पे प्लस X पे माइनस, यहाँ से कौन माइनस वाला आएगा बेटा, F, R के साथ कौन जुड़ जाएगा, RF, कौन जुड़ जाएगा बेटा, RF। तो दोनों याद रखना, ये याद रखना है तुम्हें, मेटेलिक फ्लोराइड, क्या है बेटा, मेटेलिक फ्लोराइड, मतलब AgF, COF3, SbF3, ये सारे आएंगे, और इस X को क्या कर देंगे बेटा, रिप्लेस, क्या कर देंगे बेटा, रिप्लेस। क्लियर है, अरे क्लियर है, क्या समझ आया तुम्हें। स्वार्ट्स और फिंकलस्टीन आ गया। स्वार्ट्स में बता कौन लग रहा था, फ्लोरीन, और फिंकलस्टीन में आयोड। ठीक है, बस इतना ही पढ़ना था, काम करनी है हमारे, काट देना इसे, ठीक है। जिस दिन हो जाएगा सिलेबस उस दिन कबाड़ा पढ़ लेंगे, यही नहीं हमारी NCERT, हम जो पढ़े। चलो अब देखो एक क्वेश्चन, पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा जो बच्चे शुरू से आ रहे हैं पढ़ रहे हैं। देख CH4Cl2 बता क्या बनेगा यहाँ पे, अरे बोल दे यार क्या बनेगा, HNu की प्रेजेंस में CH3Cl, क्लियर है। अब बता CH3Cl में AgF डालूंगा तो क्या बनेगा, अरे बोलो यार, CH3F कौन सी रिएक्शन है, स्वार्ट्स रिएक्शन, क्या बेटा, स्वार्ट्स। अब मुझे बताओ इस रिएक्शन में अगर मैं Cl2UV में डालूंगा तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 2, एक बार यहाँ Cl लगा दो और एक बार यहाँ, तो A+B समझ गए। अच्छा इसमें से मेजर कौन होगा, मेजर 2 डिग्री पे जो लगा या 1 डिग्री पे, 2 डिग्री, तो 2 डिग्री वाला क्या होगा बेटा, मेजर। करना जरा इस क्वेश्चन को, मैं देखता हूँ कितनी बुद्धि है तुम्हारे पास, करना क्वेश्चन, करो क्वेश्चन करो, इस क्वेश्चन को लिखो, सॉल्व करो। इसमें देखो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक मेजर और एक माइनर। मेजर कौन सा बनेगा बेटा बताओ, जिसमें कहाँ पे Cl लगा दूं मैं, 2 डिग्री या 1 डिग्री, 2 डिग्री, तो CH3 CH CH3 ये वाला क्या होगा बेटा, मेजर, क्या होगा बेटा, मेजर। और माइनर वाला कहाँ पे Cl लगेगा बेटा, 1 डिग्री पे, मतलब ये जो बनी रखा है तो मैं बना नहीं रहा, ये क्या हो गया बेटा, माइनर, ये क्या है बेटा, मेजर। अब बताओ इसमें मैंने डाला है सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, है Cl
Cl की जगह क्या लग जाएगा, I। ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, फिंकलस्टीन। अब बता, अगर तो ये Cl की जगह क्या लग जाएगा यहाँ पे, बस I। इसमें बताओ ये जो माइनर है यहाँ पे Cl है, यहाँ पे AgF है, तो Cl की जगह क्या लग जाएगा, फ्लोरीन। ये कौन सी रिएक्शन है, स्वार्ट्ज रिएक्शन। बस हो गया। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और मुश्किल क्या आएगा, देख इधर देख, क्वेश्चन आएगा मीथेन एक्सेस रिएक्ट विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, A is formed, A is treated with silver fluoride। AgF नहीं लिखा होगा, इसीलिए घर में NCERT पढ़ो। जब जाके नोट्स बनाओगे ना, डेली का डेली बगल में NCERT रखना, वहाँ ऐसे लिखा हुआ है सिल्वर फ्लोराइड रिएक्ट विद दिस। बुकों में NCERT में उसको हाथ साथ साथ कॉपी में अपने ख़त्म कर दो। जब नोट्स बना रहे हो केमिस्ट्री के, यहाँ से PDF से वीडियो से जैसे भी बनाना है, तो इसको हाथों हाथ ख़त्म करते चलना है वहाँ पे लिखते हुए, ठीक है बेटा। तो AgF मतलब ऐसे लिखे होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब कर लेना कुछ क्वेश्चन, घर से कर लेना। चलो करवा दूँ, छोड़ो करना घर से, इतना टाइम नहीं है। अब आ जाओ, अगला टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या है बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी की क्या कहानी है, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुन लो, एक बार सुन लो। हर चैप्टर में यही फिजिकल प्रॉपर्टी है, 3-4 चीज़ें हमें पढ़नी है। सबसे पहला है बेटा, आप ये याद रखना कि जैसे कोई हेलो एल्केन है, जनरली आपको गैसियस फॉर्म में मिलेगी। किस में मिलेगी बेटा, गैस। पर आपको अगर हायर हेलो एल्केन की बात करोगी तो किस फॉर्म में मिलेगा बेटा, आपको लिक्विड। किस फॉर्म में मिलेगा बेटे, लिक्विड। जैसे जैसे, अब काम की बात है, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा वैसे वैसे सरफेस एरिया क्या होगा, बढ़ेगा। जो बच्चे 11th में आए थे मैंने उन्हें उस टाइम भी पढ़ाया था। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा सरफेस एरिया क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। और नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा तो उनके बीच में वंडरवॉल फोर्स भी क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। मतलब इंटरमॉलिकुलर फोर्स क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा तो आप खुद बताओ मुझे, अगर कोई भी चीज़ बढ़ रही है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, इंक्रीज। अब देखो ध्यान से देखो, इधर देखो, RX इफ प्योर, अगर प्योर फॉर्म में कोई इसमें इम्प्योरिटी नहीं है तो आपको मिलेगा कलरलेस। क्या मिलेगा बेटा, कलरलेस। पर अगर इसी को आपने एक्सपोज करा दिया लाइट के साथ, ठीक, और आपने प्रोड्यूस करा RI RBR, तो कैसा होगा बेटा, कलर। कैसा होगा बेटा, कलर। जैसे देखो ये RBR है, लाइट के साथ हम लोग करवा दें तो हमें Br2 मिलेगा, जो किस कलर का होता है बेटा, ब्राउन। किस कलर का होता है, ब्राउन। इसको ना और अच्छे से पढ़ना है तो एक बार NCERT से आप लोग रीड करना, ठीक है। काम की चीज़ ये है जिससे सवाल आते हैं, बहुत काम का नहीं था। इसको NCERT से रीड करोगे तो और अच्छा लिखा हुआ है। NCERT से आप लोग रीड करना, फिजिकल प्रॉपर्टी NCERT में लिख रखा है, नीचे चार्ट बन रखा है उससे पहले। देखो ये काम की चीज़ें 11th क्लास में भी पढ़ाया तो अच्छे से पढ़ लो, ये आएगा क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन आएगा। वो जो अभी मैंने पढ़ा है आज तक मैंने तो एक भी सवाल नहीं देखा तुम्हारी इतनी किताबों में, इससे सवाल भरे पड़े हैं। ध्यान से सुनना। और गाना सुना है, बीड़ी चलैले जिगर से पिया, कुछ ऐसा गाना सुना होगा तुमने। बीड़ी तो सुना होगा, सुबह शाम देखते हो बेटा, बीड़ी बीड़ी। अरे नहीं सुना बीड़ी, तो B से बॉइलिंग पॉइंट, D से डाइपोल मोमेंट। B से बॉइलिंग पॉइंट, D से डाइपोल मोमेंट। याद रखना बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बेटा वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके होता है बेटा, डाइपोल। और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा वो सिमिट्री के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके बेटा, सिमिट्री। सिमिट्री समझते हो ना, जो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही हो, ठीक है बेटा। अच्छा डाइपोल मोमेंट निकालना आता है तुम्हें, आता है कि नहीं आता, आता है। 11th क्लास में पढ़ के आए हो कि फिर पढ़ाऊँ, आता है, गुड। चलो पढ़ा देंगे, काम लायक बता देंगे। इधर देखो, ध्यान से देखो, ये जो ये क्वेश्चन आते हैं, ऐसे सेम क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। अगर तुमसे कोई पूछेगा, अगर कोई तुमसे पूछेगा, कोई मान लो लिखा है CH3Cl और दूसरा लिखा है CH4, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, ठीक। ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें 2 चीज़ें बताता हूँ। कभी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन करो ना, ध्यान से सुनना। पहला तो देखना नंबर ऑफ कार्बन, क्या देखना बेटा, नंबर ऑफ कार्बन। अगर कार्बन ज़्यादा है तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, ज़्यादा। दूसरा देखना ब्रांचिंग, क्या देखना बेटा, ब्रांचिंग। जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उसका साइज उतना क्या होगा, छोटा। अरे लंबी कार्बन चेन नहीं होगी ना, ब्रांचिंग अगर बढ़ जाएगी तो मतलब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। और जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उतना कम, क्योंकि उसका सरफेस एरिया भी कम हो गया है। अरे ब्रांचिंग होने से सरफेस एरिया क्या हो गया बेटा, कम। पहले 6 कार्बन ऐसे पड़े हुए थे, अब मैं कह रहा हूँ एक ही जगह ब्रांचिंग, एक कार्बन इससे, एक कार्बन इससे, एक कार्बन, तो इसका सरफेस एरिया भी क्या हो गया बेटा, डिक्रीज।
चीज़। तो 2 पॉइंट याद रखना, और अभी 1 पॉइंट है वो आएगा तो आपको बताएंगे। देखिए यहाँ लिखा तो है, सब लिखा हुआ है यहाँ पे। चलो तो कभी ऐसा क्वेश्चन आए बेटा, देखो पहले तो याद रखना BD, क्या याद रखना बेटा BD। अब एक आधा क्वेश्चन होंगे तो मैं करवा दूंगा, नहीं होंगे तो अगले चैप्टर में वहाँ करा दूंगा। फिर पूछूंगा बॉइलिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायपोल। मेल्टिंग पॉइंट बेटा सिमेट्री, किसके बेटा सिमेट्री। जो सिमेट्रिकल होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, ज़्यादा। अब देखो ये काम की चीज़ है बेटा, इससे क्वेश्चन खूब आते हैं, ध्यान से समझ लेना। ये क्या पॉइंट है बेटा, देखो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ हेलोजन एटम। ठीक, मैं इससे भी अच्छा बोलूँ तो मैं ये बोल देता हूँ ना, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि याद करना भी आसान है। वजन ज़्यादा है मतलब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या है बेटा, ज़्यादा, आसानी से गर्म नहीं हो रहा। अरे हेलोजन ज़्यादा है मतलब मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हो जाएगा भाई इसका। अरे गलत तो नहीं बोल रहा। हाइड्रोजन का मास ज़्यादा है या हेलोजन का, हाइड्रोजन तो कोई बोल रहा है क्या, हेलोजन ना भाई, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन का तो ज़्यादा है हाइड्रोजन से। तो याद रखना जितने ज़्यादा हेलोजन होंगे बेटा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा उतना ही ज़्यादा। दूसरा पॉइंट है, या फिर वही बात हो गई जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें जितने ज़्यादा कार्बन की चेन होगी तो उसका मास भी उतना ही ज़्यादा होगा। अरे सही है भाई, या तो मैं बोल दूँ जितना ज़्यादा कार्बन की चेन होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा उतना ही ज़्यादा। वही लिखा है मास या साइज। तीसरा है बेटा इन्वर्सली ब्रांचिंग, समझ गए ना। अरे भाई एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखना क्या फंडा है, ध्यान से समझना इसको। जैसे एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है ये देखो, एक जो चेन है कार्बन की 1 2 3 4 5 6, ठीक, ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, ठीक है भाई। दूसरा है 1 2 3 4 5 और 6, इसका सरफेस एरिया इतना है, इसका सरफेस एरिया इतना है। किसका सरफेस एरिया ज़्यादा है बेटा, ए का। तो पूरे को गर्म करने में ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या हो जाएगा बेटा ज़्यादा, और इसका क्या होगा कम। तो वही चीज़ तो मैं बोल रहा हूँ कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ब्रांचिंग के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ब्रांचिंग मतलब इसमें ब्रांचिंग ज़्यादा है, अगर ब्रांचिंग ज़्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा कम, इसमें ब्रांचिंग नहीं है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा ज़्यादा। तुम 3 पॉइंट याद रखना, मैं हमेशा ऐसे ही करता था, जिसका कार्बन की चेन ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा। अगर मान लो दोनों में सेम आ गया, ये देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक, एक में लगा है ब्रोमीन एक में लगा है आयोडीन, दोनों में कार्बन सेम है। अरे सेम है भाई, ब्रांचिंग किसी में है नहीं। पर अब अगले पे आ जाऊंगा मॉलिक्यूलर मास, किस पे आ जाऊंगा मॉलिक्यूलर, किसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है आयोडीन, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा ज़्यादा। पहले मैंने देख लिया नंबर ऑफ कार्बन, अगर एक तो ऑप्शन है 1 2 3 4, अगला 1 2 3, इसमें तो डाउट ही नहीं है, नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा ज़्यादा। इन दोनों में से अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए ब्रांचिंग वाले, तो ब्रांचिंग के क्या होता है इन्वर्सली, और बेटा मॉलिक्यूलर मास के क्या होता है डायरेक्टली। ये पॉइंट क्लियर कर चुका हूँ। अब दोबारा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जिस निगाहों से मुझे देख रहे हो इस निगाहों से अगली बार नहीं देखोगे, ठीक है, दोबारा ये चीज़ नहीं पढ़ाई जाएगी। जाओ बेटा खोल दो, गेट खोल दो, जाओ गेट खोल दो भाई, टाइम हो गया, जाओ। इसको पढ़ना है पढ़ सकता है, टाइम हो गया जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी मैं पढ़ने के लिए कभी किसी को फोर्स नहीं करता, बिल्कुल इच्छा नहीं भाई। क्या पता तुम्हारा मन किसी का डिज़ाइनिंग में लगता हो, किसी का कंप्यूटर में लगता हो, किसी का पबजी में लगता हो, है ना। लोग यूट्यूब पे पबजी की वीडियो बना के कितना पैसा कमाते हैं, पर तुम लोगों के साथ दिक्कत है, तुम कुछ नहीं करना चाहते, बस बैठ के आँखों को सेकते रहते हो फिर सो जाते है ना। सही है। मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिमेट्री और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। अच्छा ये बॉइलिंग पॉइंट था, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट की कहानी सुनो, देखो भाई मैंने आपको बताया था BD, क्या बताया था BD। तो बॉइलिंग पॉइंट तो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल था डाइपोल मोड, अब मेल्टिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिमेट्री। अब मेल्टिंग पॉइंट में याद रखना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ब्रांचिंग के, किसके बेटा ब्रांचिंग के। तो ये थोड़ा सा एरर है, शायद मैंने पहले दोनों बोल दिया था, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है ना ब्रांचिंग में, तो उसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के, पर बॉइलिंग पॉइंट क्या था बेटा
इन्वर्सली। क्या था बेटा? इन्वर्सली। इस चीज़ को ध्यान रखना। हमारी कॉपी में भी सर ने गलत लिखवाया, जो उस टाइम हमने पढ़ी है, हमारी कॉपी में यही लिखा है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है मैं तुम्हें दिखा दूंगा, ठीक है। अब यही फ़ायदा है बस, इसे बनाने के लिए पूरी रिसर्च टीम बैठती है ना, तो बहुत एरर होने के चांसेस बहुत कम है। सर को भी पढ़ाना होगा ना 3 घंटे 4 घंटे, वो कम से कम 20-25 घंटे पढ़े होंगे, पूरा हफ्ता उन्होंने पीपीटी तैयार किया होगा, तब जाके 3 घंटे की क्लास ली होगी। चलो इधर देखो ध्यान से बेटा, देखो एक क्वेश्चन आ गया। एक क्वेश्चन है, ये ए, ये बी, अगला है बेटा सी, ठीक है। आप मेरे को सबसे पहले ये बताओ, सबसे पहले मुझे ये बताओ किस केस में सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग है? ए में, बी में, सी में? सी में। किस में बेटा? सी में। उसके बाद किस में बेटा? बी में। उसके बाद ए में। अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूंगा, मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट ब्रांचिंग के क्या था बेटा? डायरेक्टली सबसे ज़्यादा किसका होगा? सी का, उसके बाद बी का, उसके बाद ए का। आज जाके मेरे को 2 साल से 3 साल से हमेशा एक क्वेश्चन मिलता है जो हमेशा मेरे को आज तक नहीं समझ आया क्यों उल्टा हो गया मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, आज समझ आ गया, क्योंकि मेरे दिमाग में यूनिवर्सली ब्रांचिंग बैठा पड़ा पिछले 6 सालों से, ठीक है। तो पॉइंट याद रखना आप लोग, ठीक है, ब्रांचिंग वाला। अरे गलत तो नहीं करोगे? अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इन्वर्सली। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा? ए का, फिर बी का, उसके बाद सी का, ठीक है बेटा। चलो तीनों में ब्रोमीन भी सेम है, समझ गए। चलो अगला देखो, इसके बाद देखो ध्यान से देखो। आप लोग मेरे को एक चीज़ बताओ बेटा, अगर हम लोग, मैंने बोला था बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है बेटा? डाइपोल मोमेंट। किसके होता है बेटा? डाइपोल मोमेंट। और इसके अलावा हमने मेल्टिंग पॉइंट में क्या पढ़ा था बेटा? बताओ, मेल्टिंग पॉइंट में क्या पढ़ा था? ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? ब्रांचिंग तो ठीक है, एक और चीज़ पढ़ा है कि सिमेट्री। किसके बेटा? सिमेट्री। याद है? अगर आपसे कभी कोई ऐसे पूछ ले, कोई आपसे ऐसे पूछ ले, देखो इधर ध्यान से, इधर देखो, ये कौन से पोजीशन है बेटा? दोनों एक के रिस्पेक्ट में, दूसरा क्या है? पैरा। अरे क्या है? पैरा। इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो क्या? कर सकते हो। मतलब इसमें क्या है बेटा? सिमेट्री। और सिमेट्री हम किस में देखते थे? यार बीडी, बॉइलिंग, डाइपोल, मेल्टिंग, सिमेट्री। सिमेट्री सबसे ज़्यादा किस में? पैरा। तो अगर पैरा में, तो मतलब मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा? पैरा। उसके बाद ऑर्थो, उसके बाद मेटा। और इसके जस्ट उल्टा, इसके जस्ट उल्टा किस में होगा बेटा? बॉइलिंग पॉइंट में। किस में होगा बेटा? बॉइलिंग। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट में कंपेयर करना तो जस्ट इसके उल्टा कर देना। सबसे ज़्यादा किसका होगा बेटा? ऑर्थो, उसके बाद मेटा, उसके बाद पर। क्यों? देख इधर, क्यों उल्टा नहीं है? क्यों उल्टा नहीं? देखो इधर देखो, बताते हैं कहानी क्या है। हमें बेटा बॉइलिंग पॉइंट में देखना है डाइपोल मोमेंट। क्या देखना है बेटा? डाइपोल। अब मुझे बताना, इधर देखो ध्यान से देखो, एक ये ग्रुप है बेटा X, एक है X, ठीक है। अगला केस है बेटा ये X, यहाँ पे X। अगला केस है बेटा यहाँ पे X, यहाँ पे X। पहले मुझे बताओ ये कौन सा पोजीशन है? ऑर्थो। ये कौन सा है बेटा? मेटा। ये कौन सा है बेटा? पैरा। इसमें देखो कहानी क्या होनी चाहिए थी, मुझे बताओ। ये X अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये X अपनी तरफ खींचेगा, तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? 0। और क्या होगा? 0। तो भाई होना तो यही चाहिए था। जब बॉइलिंग पॉइंट में हम डाइपोल मोमेंट देख रहे हैं तो सबसे कम डाइपोल मोमेंट किसका होना चाहिए था बेटा? पैरा। अरे किसका होना चाहिए? पैरा। उसके बाद किसका होना चाहिए? मेटा। उसके बाद किसका होना चाहिए? ऑर्थो। पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है जिसको आपको मैं एल्कोहल वाले चैप्टर में बताऊंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक टॉपिक है बेटा जिसे हम लोग कहते हैं स्टीयरिक रिपल्शन। क्या कहते हैं बेटा? स्टीयरिक रिपल्शन। जब भी दो बल्की ग्रुप बेटा साथ में आते हैं, जब भी 2 बल्की ग्रुप साथ में आते हैं, तो यहाँ पे कहानी आपको पढ़ाएंगे कि वो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिपेल करती है। तो अभी के लिए आप ये वाला तो याद कर लो, मेल्टिंग पॉइंट वाला। अरे मेल्टिंग पॉइंट में सबसे ज़्यादा किसका है बेटा? पैरा। फिर किसका है बेटा? ऑर्थो। उसके बाद किसका है बेटा? मेटा। और इसमें क्या है? जस्ट आपको इसका उल्टा, मतलब आपको शिफ्ट करना है। यहाँ पे बेटा पैरा था, यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा? ऑर्थो। उसके बाद क्या आ रहा है बेटा? पैरा। उसके बाद क्या आ रहा है बेटा? मेटा। ऐसे याद रखना। मेल्टिंग पॉइंट है ना, M से, बट यहाँ पे M कहाँ पे आता है बेटा? लास्ट में। कहाँ आता है बेटा? लास्ट में, ठीक है। इसमें भी कहाँ पे आ रहा है बेटा? लास्ट में। इसको रटना है, इसे एक बार अगली क्लास में मैं देख के आता हूँ क्या कहानी है, ठीक। हमें तो सर ने ऐसे लिखवाया, ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा मेटा ऑर्थो, समझ लो। मैं जो तुम्हें बताने जाता है एक शब्द बस लास्ट है, इसको कंप्लीट कर लो, उसके बाद आपको ख़त्म कर देंगे। देखना ध्यान से क्या है कहानी, क्या है भाई? देखो
अगर दो सेम ग्रुप अगर पास में है इसे क्या कहते हैं बेटा? सिस। अरे क्या कहते हैं? सिस। अगर दो सेम ग्रुप अगर अपोजिट पोजीशन पे है उसे क्या कहते हैं बेटा? ट्रांस। क्या कहते हैं बेटा? ट्रांस। ये दोनों सिस। और इसको क्या बोलूँगा बेटा? जैसे मान लो यहाँ पे लगा है ब्रोमीन, यहाँ भी लगा है ब्रोमीन, ये क्या है बेटा? सिस। और ये क्या है बेटा? ट्रांस। क्या है बेटा? ट्रांस। अब मुझे बता इसका डाइपोल मोमेंट कितना आएगा? चलो वायरल हो गया। वायरल हो गया, मैं वायरल हो गया। चलो एक है सिस और एक क्या है बेटा? ट्रांस। मुझे बताओ किसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा? ट्रांस का। अच्छा डाइपोल मोमेंट किस क्वेश्चन में देखते थे? बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? सिस वाले का। तो इस केस में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा बेटा? सिस का। और मेल्टिंग पॉइंट जस्ट उल्टा करना, ये वाली कहानी है जो मैं तुम्हें बता रहा था। ठीक, तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा हो जाएगा? ट्रांस का एज कम्पेयर टू सिस। एक बार इसको कल दोबारा से इस टॉपिक को ले लेंगे। ठीक है, पूरा मेल्ट ये फिजिकल प्रॉपर्टी दोबारा 10 मिनट में आपको क्लियरिटी कर देंगे अगर कुछ डाउट आ रहा है तो।